हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हिंदी रहने वाली है और कल भी हिंदी के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज भी दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको कल की तरह ही, हमेशा की तरह ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें 12 प्लस या 10 प्लस कर ले जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम निकालने लायक हो गए हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक ठाक लेवल के एग्ज़ाम में, तो आप मान सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में आपका नाम भी जरूर होगा। हिंदी दोस्तों सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी जितना आप उत्तराखंड पढ़ते हैं हिंदी भी पढ़ना है, बाकी जीके भी आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सब मतलब कि सभी से क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो करंट अफेयर भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसे भी आप मिस ना करें, उसे भी आप पढ़ते रहिए। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उत्तराखंड पुलिस टेस्ट करके एक प्ले लिस्ट है, आप वहाँ जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप उत्तराखंड पुलिस के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, पिछले पेपरों में जो भी पूछे गए प्रश्न, उन सारे पेपर आपको उत्तराखंड पुलिस पेपर करके प्ले लिस्ट है, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो है ये कल के प्रश्न है और आज के हम देखेंगे 306 से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। एक बार शायद दोस्तों ये मैंने पहले भी आपको दिया था। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु या फिर शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने भी सही उत्तर चुन लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों पद है ऑप्शन ए में, और यहाँ पर है शब्द। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे पद शब्द ये कैसे बनते हैं, जैसे सबसे छोटी इकाई जो होती है इनमें, छोटे से बड़े की ओर चलूँगा मैं। सबसे पहले दोस्तों आती क्या? वर्ण। वर्ण या फिर ध्वनि भी आपको मिलेगा। ये सबसे छोटी इकाई है, ये होगी दोस्तों वर्ण सबसे पहले। और इसके बाद वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद यही जो पद या फिर शब्द, और उसके बाद बनता है पदबंध, पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य, और उपवाक्य से बनेगा हमारा पूरा एक वाक्य। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर या फिर पिया। अब दोस्तों कुछ लोगों के मन में उसने कटोरा भर दूध पिया, फिर गिलास में क्यों नहीं पिया, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर या फिर पिया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों ने पहचान लिया होगा, भर। ये हो जाएगा अव्यय, अव्यय हो जाएगा हमारा कौन सा? भर। ये दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण में है। और जैसे कि इस तरह के एग्जाम में आते हैं कि जैसे वह रात भर जागता रहा, इस तरह से मतलब वह रात भर जागता रहा, या फिर तक भर या तक, इस तरह से तो, तक, सा, भर, मात्र, यह है मात्र, मतलब इस तरह से बीच बीच में अगर आपको मिलेंगे तो अव्यय शब्द पहचानने के लिए इस तरह से, तो ये इन कुछ शब्द हैं, तो ये आपको याद करने होंगे और आप आसानी से पहचान ले जाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। तो ये तो दोस्तों संयुक्त वाक्य है। ये आपको संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, ये 3 वाक्य आपको पहचानने होते हैं एग्जाम में या बनाना होता है। तो ये तो हो गया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य। इसका सरल रूप क्या होगा, मतलब कि इसका आपको सरल वाक्य एक बनाना है। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, या दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। आपको इनमें से कौन सा सबसे सरल लगा, आपने भी पढ़ लिया होगा। तो दंड से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, तो ये दोस्तों हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से आपको स्त्रीलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से आपको स्त्रीलिंग पहचानना है। देश, नगर, द्वीप या फिर झील। तो भारत हमारा देश है, पुल्लिंग है। ये नगर, जैसे कोई नगर है तो नगर भी पुल्लिंग होते हैं। बाकी द्वीप जो होते हैं वो भी पुल्लिंग की श्रेणी में ही आते हैं।
बाकी झील गहरी है या इस तरह से झील, तो ये स्त्रीलिंग झील हो जाएगी हमारी कौन सी, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरह से दोस्तों और भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको पहचान करना आना चाहिए। जैसे कि आया था कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मगरमच्छानी या फिर कुछ और, तो ये तो नहीं होगा। कितने लोगों के मन में आप में से मादा मगरमच्छ मन में आया, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके मन में भी दोस्तों उत्तर सीधे आ गया होगा कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा मगरमच्छ। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वह मुझसे अलग रहता है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। आपको इस लाइन में बताना है, ये मुझसे को यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा कारक होगा। संप्रदान, अपादान या फिर करण या फिर अधिकरण। तो कारक होते हैं दोस्तों 8, 4 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वह मुझसे अलग रहता है। अब बहुत से लोगों के मन में आएगा कि वह मुझसे अलग रहती है, तो ऐसा तो इसमें आपको बताना है कि बताइए कि कौन सा कारक है। हाँ, संप्रदान, अपादान, करण या फिर अधिकरण। दोस्तों अधिकरण जो है ऑप्शन डी में, इसमें होता है अधिकरण में पर। जिन्होंने पढ़ा है उनको आ रहा होगा, बाकी दोस्तों आप चिंता मत करें। अभी मैं आपके लिए उत्तराखंड यानी उत्तराखंड और हिंदी, दोस्तों हिंदी के लिए मैं अभी आपका जो पहला वर्ण वाला चैप्टर है अभी उसके लिए अभी नोट्स तैयार कर रहा हूँ, बाकी घोल निकाल के बुक से, तो उतना आपको ज़रूर इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग बुक से पढ़ते रहिए, और परीक्षावाणी जो उत्तराखंड की है और भी जो बुक हैं आप उनसे ज़रूर पढ़ते रहिए। और ये सिर्फ आपके वीडियो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, और यहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो करण से या द्वारा, करण में जहाँ पर आता करण से या द्वारा, तो संप्रदान के को लिए, तो अपादान से, तो वह मुझसे, यहाँ पर से है कि उससे अलग रहता है, तो वह मुझसे अलग रहता है। तो अलग से जहाँ पर अलगाव होता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, तो अपादान। या फिर इस तरह से समझिए कि संज्ञा के जिस से, मतलब कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, तो उसे कहते क्या, अपादान कारक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप पुराने पेपर देखेंगे। जैसे छत से बिल्ली कूद पड़ी, तो उसमें से जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, इस तरह से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले तक के, अगर आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, पत्र से निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक श्रेणी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र या फिर मित्र का पत्र। तो आप वैयक्तिक का अगर अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, वैयक्तिक या फिर व्यक्तिगत। तो अब व्यक्तिगत में तो आप समझ गए होंगे, आप संपादक के नाम कोई व्यक्तिगत पत्र तो अभी इसे नहीं, मतलब प्रार्थना पत्र भी नहीं लिखेंगे, तो व्यापारिक भी नहीं। तो इसमें से आएगा क्या, तो मित्र के नाम, व्यक्तिगत आप पर्सनली लिखेंगे व्यक्तिगत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि व्यक्तिगत जो वैयक्तिक पत्र है, इनसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ऐसे पत्र जिनमें व्यक्तिगत मामलों में संबंध, मतलब कि अपने पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या फिर जो कोई अन्य परिजन होते हैं उनको लिख सकते हैं, तो उन्हें ये वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में रखा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी 9 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्तनी का, और वर्तनी से एक क्वेश्चन पक्का है। अब कोई भी वर्तनी पूछी जाती है, इतने सारे शब्द हैं, इसलिए आपको शब्दों का उचित ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए। ये दोस्तों आप जैसे बुक में दिया होगा, आप सिर्फ खाली ऊपर से पढ़ लेंगे कि अध्ययन में ये वाला सही है, या फिर और में से जैसे कि एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे अंतर्ध्यान या और भी बहुत सारे जो भी शब्द हैं, तो इसलिए आप इनको लिख कर जरूर याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में इसमें, क्योंकि आप लिखेंगे तो अपने आप ही सही उत्तर आ जाएगा। तो अध्ययन या फिर आध्यान। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, आपने पहचान लिया होगा सही उत्तर, डी भी नहीं। तो इसका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें संधि कौन सी होगी दोस्तों, इसमें संधि होगी कौन सी, यण संधि। तो अधिधन अयन, इसका संधि विच्छेद होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया था। संधियाँ 3 प्रकार की होती है। अगर माना एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि संधियाँ की संधि के कितने भेद होते हैं, तो इस तरह से तो 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। व्यंजन संधि,
स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर अनुस्वार संधि। तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये 3 तो मुख्य संधि होती है दोस्तों। तो अनुस्वार संधि, अनुसार इस तरह की कोई संधि नहीं होती है। अनुसार और विसर्ग, जैसे अनुसार और विसर्ग, अनुसार हो गया अंग और विसर्ग हो गया अह, तो ये अलग है, बाकी अनुसार ये नहीं होती है। तो स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होती है, और दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बाकी डिटेल में मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो देने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग नए हैं वो केवल सुनते चलिए, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ शब्दों से आप ज़रूर परिचित हो जाएंगे। बाकी जो अनुभवी हैं, जिन्होंने पढ़ी हुई है हिंदी और उत्तराखंड, तो आपका दोस्तों रिवीजन हो जाएगा एक टेस्ट के रूप में, आप इसको भी सॉल्व करते चलिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव और तत्स्थन दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, कोई एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर वो गलत हो गया तो इस तरह से हमारे नंबर कटते हैं, वो सही हो गया तो इस तरह से हमारे नंबर बढ़ते हैं। तो 1 नंबर आपको हज़ारों लोगों में ऊपर करा सकता है, और 1 नंबर अगर गलत हो गया तो हज़ारों लोगों में आपकी रैंक नीचे भी जा सकती है। तो पक्ष, पक्षी, पतन या फिर पत्ता। अब तद्भव क्या होते हैं दोस्तों? तद्भव जो होते हैं, जो संस्कृत से बदले हुए रूप, मतलब कि तत्सम ऐसे समझे, तत् धन सम, इस तरह से तत्सम। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान जो आपको शब्द लगे तो वो हो जाएंगे हमारे तत्सम, और जो उनसे परिवर्तित रूप होकर वो हो जाएंगे क्या? तद्भव। बस इतना याद रखिए। पक्ष दोस्तों ये आपने हिंदी में तो नहीं, पक्ष संस्कृत में है, तो ये हो जाएगा क्या? तत्सम। तो इसका ये हो जाएगा तत्सम। पक्षी का हो जाएगा दोस्तों क्या? पंछी, पंछी ये पतन अलग है। और पत्ता ये हो जाएगा हमारा क्या? तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी में है पत्ता, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद 5 और बचे हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अब दोस्तों हर बार कमल आए या फिर कामदेव आए या फिर और भी जो हाथी या फिर शेर और भी जो मृग, तो इनसे भी हर बार लगभग बनते हैं। तो इस बार अनाथ का पूछा गया है। अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बेसहारा, यतीम, निराश्रित या फिर अनाड़ी। तो अनाथ का मतलब आप अनाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ये आपने भी पहचान लिया होगा। कई लोग बिल्कुल नए होंगे, ऑप्शन को देख के थोड़ा बहुत समय तो ले रहे होंगे। बेसहारा में दोस्तों बे उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, ये आप देखिए शब्द के आरंभ में लगाया बे, तो बे हो जाएगा उपसर्ग। निराश्रित भी अनाथ का ही पर्यायवाची है, निराश्रित। और एक और जैसे कोई दीन हो गया, दीन, और जैसे नाथहीन, और मतलब कि अनाथ मतलब कि जिसका कोई नहीं है, तो इस तरह से। और भी जैसे इसमें ऑप्शन है तो अनाड़ी, अनाड़ी हो गया, इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यतीम भी होता है, बेसहारा भी और निराश्रित भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। अनियमित। अभी तक क्या होता था दोस्तों, एक वाक्यांश के लिए अभी तक आपको चुनना होता था कि जैसे इनमें से आपको चुनना होता था, अभी इस बार शब्द में से, तो अभी आपको शब्द दिया गया और इनमें से वाक्यांश आपको पूरा चुनना है। जिस पर नियंत्रण न हो, जो नियमानुकूल न हो, या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हो, या जिसका निवारण न हो सकता हो। दोस्तों जो जिस पर नियंत्रण न हो उसे क्या कहेंगे? अनियंत्रण। तो जो अनियमित क्या हो गया? जो नियमानुकूल न हो, जो नियम के अनुकूल नहीं है, तो वो हो जाएगा क्या? अनियमित। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो तो अनिर्णय, या फिर कुछ और कह सकते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो उसे कहेंगे अनिवारण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुहावरा। मुहावरा, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, या फिर हार मान लेना। तो हथियार डाल देना मतलब कि समर्पण कर देना, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये हार मान लेना भी उचित है, तो ऑप्शन डी में है। आपको पहचानना पड़ता है दोस्तों, ये आपके रटा रटाए या फिर आपके बुक से आसानी से आप एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेंगे। बस आपकी समझ होनी चाहिए, तब आप आसानी से कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आयोग कुछ भी किसी भी प्रश्न को बना देता है, तो इसलिए आपकी समझ ही वहाँ पर काम आएगी इनको सही करने में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो तब भी आप इसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप ना भी पढ़ो, अब सभी कुछ तो आपका पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में भी, पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में तो आ नहीं जाएगा, तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के लॉजिक से आप वहाँ पर उत्तर कर सकते हैं, एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में मतलब कि वचन कौन से? दो ही तो होते हैं वचन, एक वचन और बहुवचन। तो कथा, लता, कुटी या फिर सरसों। तो कथा तो एक वचन में, तो कथा का क्या हो जाएगा? कथाएं। लता का क्या हो जाएगा? लताएं। कुटी का क्या हो जाएगा? कुटियाँ। तो सरसों जो है ये दोनों में एक समान रहता है, सरसों एक वचन भी बहुवचन भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब कि वर्तनी भी आपकी इसमें काम आने वाली है। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में? निम्नलिखित में से अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में? उसने आसन ग्रहण किया, आपको अशुद्धि बताने, शुद्ध नहीं। पूजनीय पिताजी आगे, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है? उसकी जन्मतिथि क्या है? ये आपको पता होगा उसकी जन्मतिथि क्या है। तो ये बिल्कुल सही है, आज बेहद गर्मी है, तो बेहद ये भी बिल्कुल सही है। उसने आसन ग्रहण किया, तो ये भी सही है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये देहरादून में है। और पूजनीय पिताजी आगे, तो पूजनीय ये शब्द बिल्कुल नहीं होता है, ये वर्तनी में भी आपका काम आएगा। पहले तक कई बार एग्जाम में पूछा गया उत्तराखंड के, ये होता है पूजनीय। अब जो लोग नए हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में, तो उनको याद रहती है कि पूजनीय होता है, तो ये होता है दोस्तों क्या? पूजनीय। तो इस तरह से ये बिल्कुल शुद्ध होगा, ये वो आपका वर्तनी में भी काम आएगा, तो इसे बिल्कुल याद रखें, कई बार ये पूछा गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति से, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनें। बहुत गरीब, बहुत कंजूसी, बहुत बीमार या फिर बहुत सहनशील। अब बीमार तो कोई है नहीं इस तरह का, ऑप्शन डी हटाओ। बहुत सहनशील ये भी नहीं, बहुत गरीब भी नहीं, तो इसका हो जाएगा बहुत कंजूस, मतलब कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो ये आप समझ गए होंगे, बाकी इसका अर्थ जो प्रयोग। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, और 15 में से कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो को एक लाइक और शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों इसके अलावा कल को आएगी उत्तराखंड की वीडियो, कल से 2 या 3 दिन उत्तराखंड, फिर 2 दिन हिंदी, और इस तरह से हमारी ये सीरीज़ चलती रहती है। और बाकी मॉर्निंग में जीके, और जीके में ही आपको उत्तराखंड की करंट अफेयर भी उसमें दिए जाएंगे, किसी दिन जीके की आ जाएगी, किसी दिन करंट अफेयर, और किसी दिन उसमें भी रीजनिंग भी आपको मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।